हाय एवरीवन। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो 30 जुलाई के करंट अफेयर्स में हमें यहाँ पे क्या क्या दी है, तो चलिए वो देखते हैं। तो हाल ही में संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद चर्चा में रहे मालवी ऊँट को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऊँट की एक प्रजाति है जो कि संकटग्रस्त है। तो उस प्रजाति जो मालवी ऊँट है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया। ठीक है, तो उसको वाइट केमल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वाइट केमल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे जानकारी दिया गया, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो उस लोकप्रिय ऊँट का नाम क्या है, तो वो है सफ़ेद ऊँट, जो कि कहाँ पे पाया गया है, तो ये इसकी मूल क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र तथा राजस्थान के समीपवर्ती भाग। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में यहाँ पे मंदसौर, नीमच, रतलाम, ग्वालियर, ठीक है, ये सब जगह है मध्य प्रदेश का। और राजस्थान है वहाँ पे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये राजस्थान का जगह है। ठीक है, जहाँ पे ये सफ़ेद ऊँट पाया गया है। फिर इसकी विशेषता क्या है इस वाइट केमल की, तो यह इसका पूरा शरीर सफ़ेद या क्रीमी सफ़ेद के बालों से ढका होता है, इसलिए इसे सफ़ेद ऊँट कहा जाता है। फिर उसके बाद इसकी आकार के बारे में बात करें तो भारत की मान्यता प्राप्त 9 ऊँट नस्लों में सबसे छोटी नस्ल है। ठीक है, भारत में 9 ऊँट की जो नस्ल होती है, ऊँटों की जो 9 नस्ल होती है उसमें से ये सबसे छोटी नस्ल की है। और इसका दूध उत्पादन कितना होता है, तो ये लगभग 4 से 5 किलोग्राम दूध देती है। ठीक है, और इसका उपयोग क्या क्या के लिए किया जाता है, इस सफ़ेद ऊँट का परिवहन के लिए, सामान ढोने और दूध उत्पादन के लिए। फिर यहाँ पे कुछ संरक्षण स्थिति यहाँ पे दिया गया है, जिसकी यहाँ पे हाल ही में जो इसकी संख्या है वाइट केमल की, उसकी संख्या तेज़ी से घटती जा रही है, आबादी घटती जा रही है, इसलिए इसे संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 2019 के जनगणना के अनुसार देखें तो केवल 102 मालवी ऊँट दर्ज किए गए। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, तो 102 बस है। और इसके संरक्षण के प्रयास में क्या किया गया है, तो जो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, उसने इसकी आबादी बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रजनन एवं संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। ठीक है, इसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, भारत के पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता राष्ट्रमंडल खेल में कौन बने। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्वर्ण पदक विजेता बोल रहा है जो कि पैरा एथलेटिक्स खेल का है। ठीक है, तो इसमें पैरा एथलेटिक्स खेल में क्या है, तो ये देखते हैं यहाँ पे। तो जो पैरा एथलेटिक्स खेल होता है वो एक दिव्यांग एथलेटिक के लिए होता है। ठीक है, जो कि एक गोला फेंक होता है, जिसको वहाँ पे धातु की गेंद को कंधे में रख के उसको फेंका जाता है। ठीक है, तो ये पैरा एथलेटिक्स खेल रहता है जो कि दिव्यांग लोगों के लिए ये रहता है। ठीक है, तो इसमें विजेता कौन बने हैं, तो वो है शर्मिला धनकर। ठीक है, शर्मिला धनकर है, जिन्होंने महिला शॉट पुट F57, तो यही है महिला शॉट पुट वही है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिव्यांग लोगों के लिए एक ऐसा गोला फेंक रहता है। ठीक है, जिसको कंधे से फेंका जाता है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, तो उस एथलीट का नाम क्या है, शर्मिला धनकर है, और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है। और जो ये महिला किस में जीता है, तो यह है महिला शॉट पुट F57। ठीक है, गोला फेंक है ये यहाँ। और ये खेल राष्ट्रमंडल खेल 2026 या कहाँ पे हुआ है, तो ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है, यहाँ पे आयोजित किया गया था। और यहाँ पे स्वर्ण पदक विजेता थ्रो मतलब जो
शर्मिला धनकर है, उन्होंने 9.81 मीटर, ठीक है, जो गोला फेंक है उसमें 9.81 मीटर फेंक कर इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है इस सीजन का। फिर इसकी जो राष्ट्रमंडल पैरा एथलेटिक्स में भारत के लगभग 20 वर्षों के पदक सूखे को समाप्त किया, ठीक है, इन्होंने 20 वर्ष के बाद ये जीत हासिल की है भारत ने। और खेलों में भारत की पहली पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता बनी। तो ये इसकी कुछ ऐतिहासिक उपलब्धि है। और इसमें यहाँ पे बताया गया है दिव्यांगता श्रेणी, ठीक है, दिव्यांगता श्रेणी। तो F57 57 क्या होती है, तो निचले अंगों की दिव्यांगता वाले वे खिलाड़ी जो बैठकर फील्ड स्पर्धाओं में भाग लेती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, तो ये कहाँ की थी, जो शर्मिला धनकर है वो हरियाणा की रहने वाली है। और इसका एक सफ़र कैसा रहा है, तो ये जो इसका यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वहाँ पे प्रेरणादायक रहा है, क्योंकि ये बचपन से ही पोलियो से प्रभावित थी। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ गंभीर आर्थिक कठिनाइयाँ आई। फिर उसके बाद पहले विवाह में उसके घरेलू प्रताड़ना का सामना किया। तो ये सब करते करते इन्होंने 30 वर्ष की आयु के मध्य यहाँ पे इन्होंने पैरा एथलेटिक्स की शुरुआत की और यह जीत हासिल की उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो ये 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का तो बाघों के संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, इसका उद्देश्य। फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, तो इसको देखते हैं। तो प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसको और कौन से नाम से जाना जाता है, तो ग्लोबल टाइगर डे के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, मतलब ये बाघ डे मनाने का, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी ये बाघ डे मनाने का, तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में घोषित, जिसमें भारत सहित 13 बाघ आवास वाले देशों ने भाग लिया था, ठीक है। तो इसमें भारत के साथ साथ 13 ऐसे बाघ वाले और देश थे जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में। फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो जो बाघ डे मनाया जाता है उसका, तो बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बाघों के प्रति आवासों का संरक्षण एवं पुनर्स्थापना करना, शिखर तथा अवैध वन्य जीवन व्यापार को रोकना, बाघ संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये सब इसकी उद्देश्य है कुछ, तो इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे 2000 जो ये बाघ सम्मेलन है वह 2010 में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य समन्वित संरक्षण प्रयासों के माध्यम से दुनिया में जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करना था। फिर यहाँ पे कुछ भारत की उपलब्धि है इससे रिलेटेड, तो ये देखते हैं। तो भारत में दुनिया के लगभग 70% जंगली बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड है उसमें से 70% जंगली बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। और ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन इसमें 2022 के अकॉर्डिंग क्या है, 3682, ठीक है, 3682 बाघ यहाँ पे अनुमानित औसत अनुमान लगाया गया यहाँ पे कि इतने बाघ यहाँ पे है। फिर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया है यहाँ पे टाइगर से रिलेटेड, प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1 अप्रैल 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। और जिसकी एजेंसी क्या थी, तो वो थी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। जो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो यहाँ पे किसके अंडर में आता है, तो ये वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उसके अंदर आता है। और भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय पशु क्या है,
नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू होने के कारण चर्चा में रहा नाथू ला दर्रा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये एक जगह है नाथू ला दर्रा, जो कि कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो ये पूर्वी सिक्किम में है, जो कि सिक्किम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है पूर्वी सिक्किम, तो ये वहाँ पे है। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं वह कौन सी स्थान है, तो वो है पूर्वी सिक्किम, जो कि सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित है। और फिर जो इसकी पूर्वी श्रृंखला है वो पूर्वी हिमालय है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 4310 मीटर है, जो कि गंगटोक कहाँ पे है, तो सिक्किम में है, और गंगटोक सिक्किम की राजधानी भी है। ठीक है, तो गंगटोक को और यादोंग जो कि तिब्बत में है, तो गंगटोक को यादोंग से यहाँ पे जोड़ता है। और इसका कुछ ऐतिहासिक महत्व भी है, तो वह क्या है, तो भारत और चीन को जोड़ने वाले प्राचीन सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ठीक है, और इसकी सीमा व्यापार तो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद होने के पश्चात 6 जुलाई 2006 को सीमा व्यापार के लिए पुनः खोला गया। तो यहाँ पे जो 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद यह व्यापार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जिसको फिर 6 जुलाई 2006 को यहाँ पे सीमा व्यापार के लिए पुनः खोला गया। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं 2026 में आयोजित डुरंड कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो डुरंड कप एक यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट, एशिया का सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, जो यहाँ पे डुरंड कप बताया गया है वो, और फिर विश्व की तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो यहाँ पे कौन सा संस्करण है इसका, तो ये 135वां संस्करण है। ठीक है, जो यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है 2026 में। तो ये एडिशन कौन सा है, तो 135वां है डुरंड कप का। ठीक है, इसकी जो टूर्नामेंट की डेट्स है वो कब से कब तक है, तो 25 जुलाई से 23 अगस्त तक ये अरेंज होना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो 1888 को इसकी इस्टेब्लिश्ड हुई थी। और इसका कुछ यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, महत्व है, तो ये क्या है, तो जैसे कि मैंने इसमें बताया कि ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और वर्ल्ड का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, और फिर इसमें कितने टीम भाग लेने वाले हैं, तो भारत भर की 24 टीम। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भारत है उसमें से 24 टीम इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आगे क्या क्या दिया है, इसमें कुछ शहर से यहाँ पे जो इंक्लूड किए गए हैं कि मेज़बान शहर, तो वो कौन कौन सी है, तो वो है कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, शिलांग जो कि मेघालय में है, कोकराझार जो कि असम में है, और रांची झारखंड में है। तो ये पहली बार इस गेम की मेज़बानी कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी आयोजक कौन है, इसके किसके द्वारा आयोजक किया गया है, तो है डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ तथा भारतीय सशस्त्र बलों के सहयोग से। ठीक है, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है और जो इंडियन आर्म्ड फोर्स है, तो उसके सहयोग से इसको आयोजन किया गया है। और 2026 की अभी प्रमुख घोषणा क्या है, तो आयोजकों ने घोषणा की है कि अभी जो अगला संस्करण आएगा उसमें महिला डुरंड कप की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं, भारत ने BRICS शिखर सम्मेलन 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।
ठीक है, तो ये एक शिखर सम्मेलन होना है BRICS। तो इसके लिए कौन सी अतिथि को आमंत्रित किया गया है, कहाँ के प्रधानमंत्री को, ये पूछा गया है। ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री को, तो वो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यहाँ पे आमंत्रित किए हैं। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन है, तो वो है तारिक रहमान। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तारिक रहमान, इसको उन्होंने आमंत्रित किया है। तो और ये जो शिखर सम्मेलन है वो 18वां BRICS शिखर सम्मेलन है। ठीक है, जो कि कब से कब तक मनाया जाना है यह सम्मेलन, तो ये 12 और 13 सितंबर को 2026 को ये मनाया जाना है, जिसकी मेज़बान सिटी कौन सी है, तो वो नई दिल्ली है, जो कि भारत में है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता अभी 2026 में भारत कर रहा है। ठीक है, ब्रिक्स की अध्यक्षता, तो इसीलिए शिखर सम्मेलन की मेज़बानी शहर ये नई दिल्ली को बनाया गया है। और जो ये आमंत्रण का पर्पस है वो कौन कौन सा है, ठीक है, जो इनविटेशन का पर्पस है वो क्या है, तो ये भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है, जो भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ये आमंत्रित किया है, तो उसका पर्पस क्या है, तो ये भारत और बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करना, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाना और ब्रिक्स आउटरीच, ठीक है, ब्रिक्स आउटरीच के माध्यम से ग्लोबल साउथ के साथ सहभागिता को बढ़ावा देना। तो ये इसके कुछ पर्पस है इस इनविटेशन का। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। फिर इसमें ब्रिक्स के यहाँ पे ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ कंट्री है जो कि उसकी सदस्यता है। तो ये कौन कौन सी है, तो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया। तो ये कुछ ब्रिक्स सदस्य के देश है। ठीक है, जो ब्रिक्स के सदस्य देश है, तो वो ये सब कंट्रीज है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, हाल ही में किस चीनी AI स्टार्टअप ने कीमी K3 का अनावरण किया, जिसे 3 ट्रिलियन पैरामीटर श्रेणी का दुनिया का पहला ओपन सोर्स AI मॉडल बताया गया है। ठीक है, तो वो कौन है, किसने किया है, तो है मूनशॉट AI। ठीक है, तो मूनशॉट AI चीनी स्टार्टअप ने कीमी K3 का अनावरण किया है। तो यहाँ पे AI स्टार्टअप यहाँ पे क्या है, तो ये मूनशॉट स्टार्टअप है। ठीक है, जो कि कहाँ से, किस देश से है, तो ये कि चीन से है। और जो इसका AI मॉडल है वो क्या है, तो AI मॉडल इसका कीमी K3 है। जो AI स्टार्टअप है उसका AI मॉडल क्या है, कीमी K3 है। और इसका जो मॉडल है उसका साइज़ क्या है, जो कीमी K3 है उसका साइज़ 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर। ठीक है, और इसकी उपलब्धि क्या है इस स्टार्टअप का, AI स्टार्टअप का, तो इसे 3 ट्रिलियन पैरामीटर श्रेणी का दुनिया का सबसे ओपन सोर्स AI मॉडल तथा अब तक जारी सबसे बड़ा ओपन वेट AI मॉडल बताया गया है। ठीक है, जो कीमी K3 है उसको। और इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो यहाँ पे 10 लाख टोकन तक, जिससे बहुत लंबा दस्तावेजों और जटिल तर्क यहाँ पे को संभालना संभव होता है। और ये इसकी कुछ विशेषता दी गई है यहाँ पे। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, जो कि चाइना में है। और इसका संस्थापक एवं CEO मतलब इसके फाउंडर कौन है यहाँ पे, तो इसके फाउंडर है यांग झिलिंग। ठीक है, इसके फाउंडर यांग झिलिंग है और CEO ये दोनों हैं, यांग झिलिंग यहाँ पे फाउंडर और CEO, जो कि एक AI शोधकर्ता एवं उद्यमी है। ठीक है, AI शोधकर्ता है। और इसका यहाँ पे मेजर इन्वेस्टर क्या है, मेजर इन्वेस्टर तो वो है अलीबाबा और टेंसेंट सहित चाइना की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा समर्थित। ठीक है, इसका कुछ मेजर इन्वेस्टर्स है।
तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। RKVY के अंतर्गत दूसरी किस्त के लिए पात्र होने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई है? ठीक है, जो ये RKVY जो ये योजना है, तो यह महाराष्ट्र इसका पहला राज्य बना है, जो कि दूसरी किस्त यहाँ पे दूसरी किस्त के लिए पात्र होने वाली। ठीक है, और यह योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो ये 2007-08 में शुरू की गई है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, इस योजना का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि 2007 और 8 में शुरुआत किया गया है इसको। और फिर इसको भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है इस योजना को शुरू करने का? तो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना, राज्यों को कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, किसानों की आय, उत्पादकता एवं कृषि अवसंरचना में सुविधा करना। ठीक है, तो ये इसकी कुछ उद्देश्य है, ये सब यहाँ पे इस योजना से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ पे और कुछ ये नोडल मंत्रालय यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, और यहाँ पे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ प्रायोरिटीज़ यहाँ पे दिया गया है, जो कि इसकी मुख्य विशेषता है। तो ये यहाँ पे और कुछ दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये क्लास का PDF टेलीग्राम चैनल जो कि नीचे वो भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये उसमें अपलोड हो जाएगा इसका PDF, तो आप लोग वहाँ से PDF इसका ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।